अब नेक्स्ट देखते हैं 195। और 195 को देखने से पहले जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी, ठीक है, FLDG। आखिर ये FLDG क्या है, इसको जान लेते हैं कि FLDG है क्या। तो इसको RBI ने क्या किया है, अप्रूव किया है FLDG को। तो ये है क्या, ये एक एग्रीमेंट है, ये पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ क्या हुआ, जैसे कि कोई भी कमर्शियल बैंक हुआ या NBFCs हुआ, ठीक है, और जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब फिनटेक कंपनीज़ वगैरह, ठीक है। तो फिनटेक्स के वगैरह फिनटेक कंपनीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो ये काम कैसे करता है, फिनटेक कंपनी जो है लोन को ओरिजिनेट करती है और बैंक को गारंटी देती है कि अगर कस्टमर लोन नहीं चुकाता है तो वो कोई एक फिक्स्ड परसेंटेज तक नुकसान खुद झेलेगी, मतलब वो कंपनी जो है फिनटेक कंपनी खुद ही बैंक को देगी, ठीक है। तो RBI ने क्या किया है, FLDG कवर की मैक्सिमम लिमिट 5% तक ही रखा है, ठीक है, क्योंकि RBI को ये लगा कि कहीं फिनटेक को नुकसान ना हो जाए, इसीलिए कितना रखा गया है, तो ये जो FLDG लिमिट है इसको 5% रखा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो ट्रेडिशनल बैंक है, ट्रेडिशनल बैंक नए कस्टमर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल फिनटेक बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो पाता है, ठीक है। जो ये ऐप है, ठीक है, ये फिनटेक है क्या, जो भी ये ऑनलाइन लोन वाला ऐप वगैरह होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर रीच है, स्टूडेंट हो गया या कोई भी नॉर्मली कोई भी जा करके वहाँ लोन ले सकते हैं। तो इससे होता क्या है, ये एक जो है ट्रेडिशनल बैंक जो है हमारा, जो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है, फिनटेक वो उसकी मदद करेगा। लेकिन ये जो रिस्क है, ये रिस्क किसके ऊपर है, ये फिनटेक की कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लोन हमेशा बैंक या NBFC के बुक पर ही रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिनटेक लोन देती, फिनटेक फिर सिर्फ ओरिजिनेट करती है, लेकिन लोन जो है बैंक से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बैंक के ही बुक पे होगा, जो भी बैंक है या NBFCs है उसी के बुक पे होगा, ना कि उस फिनटेक पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फिनटेक का काम क्या है, बस ये एक मीडियम की तरह काम किया, ये कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच पाती है, लेकिन बैंक इतने कस्टमर तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों का फ़ायदा है। लेकिन बैंक को ये है कि अच्छा चलो ठीक है, आपके पास जो कस्टमर है, पता नहीं आप कैसे असेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अच्छे से असेस नहीं कर रहे हो अगर कस्टमर की प्रोफाइल को या चीज़ों को, और अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए फिनटेक कहता है कि ठीक है भाई, हम अगर नुकसान हो जाता है, कस्टमर भाग जाता है, रीपे नहीं करता है, तो हम हैं। तो RBI जो है क्या कह रहा है कि 5% ही आप जो है पे कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है, ताकि फिनटेक कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो RBI ने क्या किया है, जो FLDG कवर है इसका मैक्सिमम लिमिट को 5% तक ही रखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय RBI, तो सही बात है। इट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स एंड फिनटेक्स, यस है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है बैंक और फिनटेक के बीच में, अंडर विच फिनटेक्स गिव गारंटी फॉर लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट, कि हाँ डिफॉल्ट हो जाए तो हम लॉस को भरेंगे, यही तो कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, द लोन इज शेयर्ड ऑन द बुक्स ऑफ बैंक एंड फिनटेक्स, तो यही हमने देखा, बैंक एंड फिनटेक नहीं है, ये सिर्फ बैंक के खाता पे चढ़ेगा, क्योंकि लोन तो लोन कौन दे रहा है, बैंक ही दे रहा है। फिनटेक क्या हुआ, ये तो बस असेस कर रहा है, इनिशिएटर है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है लोन का वो स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए 195 का आंसर हो जाता है A, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद आप देखते हैं 196। अब 196 देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, तो ये बैंक की कैपिटल और उसके रिस्क वेटेड एसेट का रेशियो है, कि बैंक के पास कितना कैपिटल है और उसका जो है रिस्क वेटेड एसेट कितना है, उसका रेशियो है। इसका मकसद क्या है, आखिर इसको क्यों जो है बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, तो ये है, ये इंश्योर करना है कि अगर डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कोई लोन ना चुका पाता है तो उस केस में बैंक के पास इतना पैसा तो हो कि वो जो है उस जो भी चीज़ हो रहा है उस झटके को सह सके, ठीक है। अगर नहीं चुका पाता है तो बैंक की हालत, फाइनेंशियल हालत ख़राब ना हो। तो रूल क्या है यहाँ पे, RBI डिसाइड करता है कि बैंक को कितना CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है। बेसल 3 नॉर्म अगर देखें तो बेसल 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग कितना 11.5% CAR मेंटेन करना ज़रूरी है, कितना 11.5% मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हम अपना,
ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यही तो कहा जा रहा है ना। ठीक है, तो ये करेक्ट है। देन CAR इज डिसाइडेड बाय इच इंडिविजुअल बैंक, तो नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को RBI के डिसाइड करता है और यहाँ बेसल 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग कितना है 11.5% है, इसलिए ये गलत हो गया और आंसर हो गया 1 ओनली। ठीक है, ये हो गया। सो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट में हमने क्या देखा कि बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, और टोटल रिक्वायरमेंट क्या है 11.5% है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टीयर 1 कैपिटल में रखना पड़ता है 9.5%, इसी में होता है टीयर 1 कैपिटल में कितना रखना पड़ता है 9.5%। देन एक होता है टीयर 2, ठीक है, और इस टीयर 2 में रखना पड़ता है 2%। देन ये तो हमने देखा कि हाँ टीयर 1 एंड टीयर 2 में कितना होना चाहिए। देन जो 81 है, ठीक है, एडिशनल टीयर 1 कंट्रीब्यूशन, तो इसमें अगर हम देखें तो 9.5% तो टीयर 1 हो गया, टीयर 1 कैपिटल हो गया कि इतना आपको टीयर 1 कैपिटल रखना होगा। और ये एडिशनल जो है टीयर, ठीक है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो है ये हो सकता है 1.5% तक, 1.5% तक इसको रखा जाता है। तो अब इसका क्या फीचर है, ये जो 1.5% का ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका क्या फीचर है इस चीज़ को देख लेते हैं। एडिशनल टीयर 1, तो ये जो 81 बॉन्ड है ना, ये डिफ़र करता है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जो भी हम अपना स्टैंडर्ड बॉन्ड देखते हैं उससे अलग होता है, तो ये परपेचुअल नेचर का होता है। मतलब क्या है कि इस बॉन्ड का कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, जैसे कि जितना भी बॉन्ड है उसका मैच्योरिटी डेट तो होगा ही होगा, पर इसका मैच्योरिटी डेट नहीं है। ठीक है, और जो इशूअर है, जो इशू कर रहा है इसको, ठीक है, तो वो कॉल ऑप्शन है, उसके पास कॉल ऑप्शन है कि वो रिडीम कर सकता है 5 से 10 साल के बाद। ठीक है, लेकिन उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो ऐसा करे ही। ठीक है, और टेक्निकली वो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे फॉरएवर, हमेशा, कभी भी ऐसा, जैसे बॉन्ड के केस में क्या होता है कि जो इशूवर है उसने बॉन्ड इशू किया, आपने उस बॉन्ड को खरीदा। ठीक है, तो इशूवर ही तो बोरोवर है कि उसने बोरो किया, आपके पास जो है अब बॉन्ड पेपर है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हर केस में क्या होता है कि एक मैच्योरिटी डेट है, फिर वो बॉन्ड को खरीद लेगा, उतने दिन आपका इंटरेस्ट हो गया और फिर आपको बॉन्ड वापस मिल गया। टेक्निकली यही होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो इंटरेस्ट फॉरएवर पे कर ही रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है। बैंक के पास राइट है कि वो स्किप कर सकता है इंटरेस्ट पेमेंट को भी, और इवन वो फेस वैल्यू जो है बॉन्ड का उसको भी रिड्यूस कर सकता है अगर उसका कैपिटल रेशियो जो है ड्रॉप हो जाए सिग्निफिकेंटली। अगर जो भी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है डिफाइन किया गया है, अगर उससे कम हो जाए तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है। यहाँ पे बैंक जो है क्या कर रहा है, स्किप भी कर पाता है पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को, और रिड्यूस भी कर सकता है फेस वैल्यू। यहाँ पे होता क्या है, अब RBI का क्या इंटरवीन कर सकता है। RBI के पास पावर होता है, अगर RBI को लगे कि बैंक तो डूबने वाला है, तो पॉइंट ऑफ नन वायबिलिटी, मतलब बैंक तो डूबने वाला है, तो वो इन्वेस्टर से बिना पूछे ही इन बॉन्ड को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो है रिस्क है, तो देखते हैं रिस्क, और ये एक एस बैंक का केस देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो येस बैंक का क्राइसिस अगर देखें तो 2020 में येस बैंक के क्राइसिस के वक्त लगभग जो है रुपीज़ कितना 8,415 करोड़ का 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि इन्वेस्टर को ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना उनका लगाया हुआ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें मिस सेलिंग का मामला आया। ठीक है, मिस सेलिंग कहने का मतलब क्या है, देखते हैं कि कोर्ट ने, ठीक है, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या नोट किया कि जो ये बॉन्ड्स है असल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए थे। ठीक है, लेकिन धोखेबाजी से इन्हें क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर को, आम जनता को सुपर फिक्स डिपॉजिट या बिल्कुल सेफ फिक्स डिपॉजिट कहकर बेचा गया था। रिस्क नहीं बताया गया था इन इन्वेस्टर को, बेचते वक्त ये नहीं बताया गया था कि ये जो 81 बॉन्ड्स है इसका असली रिस्क के बारे में ये सब कुछ नहीं बताया गया था। तो जो राइट ऑफ है, इस राइट ऑफ को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट ने येस बैंक के उन बॉन्ड्स को रद्द करने का फैसला जो भी था कि राइट ऑफ जो है किया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा इन बॉन्ड्स को, तो इसको पलट दिया कि नहीं भाई,
आपने तो धोखे से किया था ना, आपने तो बताया नहीं था आपको ये कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को करना था, आपने क्या किया कि रिटेल इन्वेस्टर को, आम जनता को आपने इसको धोखेबाजी से बेचा, ठीक है, तो इसको पलट दिया गया, यही बात कहा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर कैपिटल का पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। देन दूसरा कहा जा रहा है दे आर परपेचुअल इन नेचर एंड हैव नो मैच्योरिटी पीरियड, कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, सही बात है, हमने देखा कि लाइफ टाइम भी, पूरे टाइम ये इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और आरबीआई का इंटरवेंशन भी देखा कि जो है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन बी रिटन डाउन इन केस ऑफ बैंक फेलियर, कि अगर बैंक फेलियर होता है तो ये सबको राइट ऑफ किया जा सकता है, आरबीआई ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है, हमने ऑलरेडी देखा कि ये क्या चीज़ है। सो पहले समझ लेते हैं एलआरएस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम जो है, तो भारत में जो है ओवरसीज पैसा भेजने पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है देश से बाहर चला जाएगा तो जो कंट्री का रिजर्व है वो तो ख़त्म हो सकता है और रुपये की वैल्यू गिर सकती है, तो इन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन्हीं कंट्रोल को थोड़ा आसान बनाने के लिए, तो इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर इसी कंट्रोल को थोड़ा आसान बनाने के लिए 2004 में एलआरएस लाया गया, ठीक है, एलआरएस की शुरुआत की गई, ठीक है। तो क्या रूल और लिमिट्स है, देख सकते हैं, कौन भेज सकता है, तो जितने भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो भारत में रहते हैं, ठीक है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना भेज सकते हैं, तो हर फाइनेंशियल ईयर जो है 1 पर्सन कितना, मैक्सिमम $250,000 जो है US डॉलर, बिना किसी स्पेसिफिक अप्रूवल के आउटसाइड जो है मतलब विदेश भेज सकते हैं। ये बात याद रखना है, कितना है, 2 लाख, ठीक है, 50,000, 2,50,000 इतना भेज सकते हैं, यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। तो कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, तो ये पैसा एजुकेशन में, ट्रैवल में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है, अगर किसी को जो है आउटसाइड क्या करना है, शेयर या प्रॉपर्टी खरीदना है या रिश्तेदारों को गिफ्ट देना है, डोनेशन करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, तो फॉरेन अकाउंट्स अगर देखें तो ये जो है इंडिविजुअल के विदेश में जो भी बैंक अकाउंट है वह हम खोल सकते हैं और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स वो खोल सकते हैं और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब इसमें क्या अलाउ नहीं है, ठीक है, तो एलआरएस का जो रूल है, रूल के तहत आप क्या नहीं कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, जैसे डॉलर और पाउंड की खरीद फरोख्त, ये सब करके आप जो होता है ना फ़ायदा कमाना, बेनिफिट कमाना, आप मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के। आपको अगर पढ़ाई के लिए करना है, ट्रैवल के लिए करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, शेयर या प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ आप एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग मना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग ये मना है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, ठीक है, तो इससे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी इंडियंस है उसको एक जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो सिर्फ जो है कंट्री के स्टॉक्स तक ही नहीं सीमित रहेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देन ग्लोबल एजुकेशन मिल सकता है, बहुत सारे इंडियन जो है स्टूडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से आसानी से बाहर जा कर के पढ़ सकते हैं। चैलेंजेस क्या होता है कि इंडिया जो है पूरी तरीके से कैपिटल कंट्रोल नहीं हटा सकता, तो जैसे हम अगर करंट अकाउंट में हमारा फुल्ली जो है करंट अकाउंट हमारा क्या है, कन्वर्टिबल है, लेकिन फॉरेन अकाउंट हमारा पूरा कन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। भारत पूरी तरीके से कैपिटल कंट्रोल को नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हम जो क्रिटिकल गुड्स है जैसे कि ऑयल वगैरह है, इसके लिए हम इम्पोर्ट पर निर्भर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं, इसीलिए एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए LRS जैसा कंट्रोल ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कितना अलाउ किया गया है, $2,50,000 तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि हमें इंपोर्ट भी तो करना रहता है, स्टेबिलिटी ज़रूरी है, इसीलिए जो है ये LRS स्कीम है। तो आप समझते हैं कि क्या है ये, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स ओनली एंड नॉट कंपनीज़, ठीक है। LRS में अगर हम देखें तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए है और कंपनी के लिए नहीं है। तो अगर देखें
तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि ये इंडिविजुअल के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। और इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, कि ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो सही बात है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज़ नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम, ये भी सही बात है। हमने देखा कि आप ऐसा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो 198 का आंसर होता है डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। 198 का आंसर क्या है, डी है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं 199, ठीक है। Which of the following instrument are permitted for receiving foreign investment in an Indian company? So सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन, ठीक है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे फॉरेन इंडिविजुअल हो गया, एनआरआई हो गया, या कोई विदेशी कंपनीज हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी इंडियन कंपनी को कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या है, इंडिया का नहीं है, मतलब रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इंडिविजुअल, मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि फॉरेन इंडिविजुअल या एनआरआईज हो गया या कोई विदेशी कंपनीज हो गया, ठीक है। तो वो जब किसी इंडियन कंपनी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जब वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसी को हम फॉरेन इन्वेस्ट कहते हैं ना, और क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो ये जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है तो इसका टाइप कितना होता है, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज के द्वारा इशू किया गया कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में कितने टाइप का होता है, तो हम देखते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर का मतलब है कि यहाँ पे कंपनी में ऑनरशिप और वोटिंग राइट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जो भी इन्वेस्टर है तो उसको जो है क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी में ऑनरशिप मिलेगा और वोटिंग राइट भी मिलेगा। देन एक होता है प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर कहने का मतलब है कि इनके पास डिविडेंड और कंपनी जो है अगर बंद होने वाला अगर रहा तो इनके पास क्या रहता है, डिविडेंड्स रहता है। अगर कंपनी बंद होने के वक्त जो है कैपिटल रीपेमेंट का में पहला हक इनका होता है। प्रीफरेंस शेयर नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या हो रहा है कि प्रीफरेंस दिया जा रहा है, और ये कैसा होता है, फुल्ली कंपल्सरीली और मैंडेटरीली कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर है, ठीक है। क्या है ये, फुल्ली कंपल्सरीली और मैंडेटरीली कन्वर्टिबल शेयर है। तो होता क्या है कि इनको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, जब कंपनी वगैरह अगर बंद हो रहा है तो इनको प्रेफरेंस शेयर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इन्हें एक समय के बाद कॉमन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। फुल्ली और मैंडेटरीली जो कन्वर्टिबल हमने बोला कि ये कन्वर्टिबल है, तो एक टाइम के बाद जो है इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना होता है। ये है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगा अगर कंपनी का हालत कोई ख़राब है, कुछ हो रहा है, देन, ठीक है, ये है। देन एक होता है डिवेंचर। तो डिवेंचर जो है ये भी फुल्ली कंपल्सरी और मैंडेटरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है, ठीक है। तो ये डिवेंचर में होता क्या है, ये बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें भी बाद में इक्विटी शेयर में बदलना, कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। डिवेंचर्स के बारे में ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें भी बाद में इक्विटी शेयर में बदलना होता है। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। अब तीसरा और एक और कैटेगरी है, देन शेयर वारंट, ठीक है। शेयर वारंट क्या होता है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट की तरह ही होता है जो इन्वेस्टर को क्या होता है कि एक फिक्स्ड प्राइस और एक प्री डिटरमाइंड टाइम के बाद इक्विटी शेयर खरीदने का राइट देता है कि आप जो है एक टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है, पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो शेयर को खरीदेंगे ही। उनके पास ऑप्शन तो है कि वो चाहे तो शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा एकदम मैंडेटरीली नहीं है कि कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इक्विटी शेयर में। होता इसमें और क्या होता है कि शेयर वारंट खरीदते टाइम इन्वेस्टर पहले जो है टोटल अमाउंट का एक छोटा पार्ट पे करता है। जनरली आप मान सकते हैं कि अगर 25% उसने दिया, बाद में अगर वो चाहे तो रिमेनिंग अमाउंट को पे करके उस वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वारंट होल्डर के पास यहाँ पे, लेकिन वारंट होल्डर के पास क्या है, अधिकार, राइट होता है। ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब शेयर लेना जरूरी नहीं है। ये तो हमने देखा कि इसको ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि आपको शेयर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगर जो वारंट होल्डर है फ्यूचर में शेयर लेने का ऑप्शन को यूज नहीं करता है, तो जो भी इनिशियल अमाउंट पहले जैसे 25% दिया था तो वो कंपनी रख लेती है, ठीक है। उस अमाउंट को फोरफीट कर दिया जाता है। तो एक अगर शेयर का प्राइस 100 है, ठीक है, और वारंट लेते वक्त, ठीक है, 100 रुपीज़ है, और वारंट लेते वक्त जो है सपोज 25 दिया, ठीक है, 25 रुपीज़ दे रहा है।
तो अगर शेयर लेता है तो 75 पे करो और अपना शेयर ले लो, और अगर शेयर नहीं ले रहे हैं तो जो भी पहले 25 रुपये दिया गया है वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो अब अगर हम देखें इसका 199, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर परमिटेड फॉर रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है रिसीव करने में किसी भी इंडियन कंपनी में। तो इक्विटी शेयर यस, डिवेंचर्स यस, प्रीफरेंस शेयर यस, वारंट शेयर यस। तो इसमें आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ द अबव है। सो कहा जा रहा है 200 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एफडीआई, कि इनमें से किसको हम ट्रीट कर सकते हैं एफडीआई के रूप में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कभी भी इक्विटी इशू नहीं करती, हिस्सेदारी गवर्नमेंट कभी भी इशू नहीं करती। वो हमेशा क्या दे सकता है आपको? डेथ जो है कर्ज लेगी। ठीक है, ये कर्जा लेती है लेकिन आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं करती। ठीक है, इसीलिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया गया इन्वेस्टमेंट एफडीआई नहीं होता है, ये बात याद रखना है। तो ये एफडीआई नहीं है। ठीक है, तो 1 जिसमें है काट दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या है? ये एफडीआई नहीं है। देन दूसरा अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? क्योंकि ये बॉन्ड बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इनको देखें फॉरेन करेंसी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो जब कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए इन्हें एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। देन तीसरा कहा जा रहा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है तो ये क्या है? ये सिर्फ शेयर्स होते हैं, इसीलिए ये भी एफडीआई का हिस्सा है। ठीक है, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? ये शेयर हैं, तो ये शेयर्स हैं, इसीलिए ये एफडीआई का हिस्सा है। देन चौथा क्या कहा जा रहा है? फाइनेंशियल लीज। तो ये भी एक तरह का जो है डेथ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी कर्ज लेने का ही कोई एक तरीका होता है। ठीक है, इसमें आप एसेट यूज़ करते हुए हैं, ठीक है, रेंट देते हैं, पर शुरुआत में आप मालिक नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इससे एफडीआई नहीं माना जाता है। यहाँ इक्विटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर इक्विटी मिल रहा है तो एफडीआई है, लेकिन क्योंकि आपको इक्विटी इसमें नहीं मिलेगा फाइनेंशियल लीज में, ये भी एक तरीके का डेथ इंस्ट्रूमेंट ही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एफडीआई हमेशा इक्विटी शेयर्स होगा ही होगा एफडीआई में, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी होता ही होता है। और अगर कोई बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स भी हैं और उनमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप उसको इक्विटी में बदल सकते हैं। जब आप उसको इक्विटी में बदल सकते हैं तो वही माना जाएगा एफडीआई। ठीक है, आपको समझ में आया एफडीआई का कॉन्सेप्ट क्या है? एफडीआई आप कोई भी इक्विटी शेयर और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्ड है तो एफडीआई है, कन्वर्टिबल बॉन्ड कि वो हमेशा जब इक्विटी शेयर में आप उसको बदल सकते हैं। अगर कोई ऐसा बॉन्ड है, डिवेंचर है और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होगा एफडीआई। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो हमने सारे टर्म के बारे में देखा था, जो कन्वर्टिबल है वो एफडीआई है, तो इसीलिए इसका आंसर होता है बी। ठीक है, 2 और 3। उसके बाद आप देखते हैं 201। तो 201 को देखते हैं। सो क्या कहा जा रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कैन हैपन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, एफडीआई कैसे कैसे हो सकता है, कौन से तरीके से हो सकता है? एक कहा जा रहा है सब्सिडरी, दूसरा जॉइंट वेंचर, तीसरा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो इन तीनों तरीके से जो है हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो एफडीआई हो सकता है 3 तरीके से, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो परचेज कर रही है शेयर इंडियन कंपनी में। ठीक है, कहाँ पे? इंडियन कंपनी में, तो एफडीआई है। ठीक है, और कोई अगर फॉरेन कंपनी है वो कोलैबोरेट कर रही है कोई इंडियन कंपनी के साथ और इस्टेब्लिश कर रही है कोई नया कंपनी, जिसको कि क्या कहा जा रहा है? जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसीलिए जॉइंट वेंचर हो गया, एक्विजिशन ऑफ शेयर हो गया। और तीसरा हो गया कि कोई फॉरेन कंपनी है अगर वो इस्टेब्लिश कर रही है सब्सिडरी या चाइल्ड कंपनी इंडिया में, तो वो भी हो गया। तो ये तीनों हो गया। ठीक है, ये तीनों तरीके से किया जा रहा है। और जो भी एफडीआई इन्वेस्टर्स है उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो परचेज करें डेथ सिक्योरिटीज़। हमने क्या देखा कि यहाँ पे डेथ सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटीज़ हो सकता है, अगर कोई बॉन्ड है कन्वर्टिबल वो हो सकता है, लेकिन डेथ सिक्योरिटीज़ नहीं हो सकता है। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि एफडीआई क्या है। अगर अब आपको पूछा जाता है एफडीआई तो फिर आप अब इसको कर लेंगे करेक्ट। ठीक है, देन अब देखते हैं
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैपेंस मेनली थ्रू प्राइमरी मार्केट। तो क्या ये सही बात है? यस, सही है। देन दूसरा कहा जा रहा है एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अबाउट इक्विटी सिक्योरिटीज। तो ये भी सही बात है, हमने पढ़ा। देन एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो ये भी हमने देखा कि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के थ्रू ही हो सकता है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद 203 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टर इज मेनली इनटू सेकेंडरी मार्केट। तो ये आपको याद रखना है कि पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टर जो है मेनली सेकेंडरी मार्केट में होता है, और एफडीआई जो है मेनली कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद एफपीआई इन्वेस्टमेंट में हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट। तो कहा जा रहा है कि मेनली सेकेंडरी मार्केट में होता है, ये बात ठीक है, लेकिन एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है ये प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है। तो ये भी बात सही है कि ये प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है, और इसमें हम देखें तो ये इसमें भी मेनली प्राइमरी मार्केट से होता है, इसमें मेनली सेकेंडरी मार्केट से होता है, लेकिन प्राइमरी से भी हो सकता है। उसके बाद एफपीआई में और क्या कहा जा रहा है? दे कैन इन्वेस्ट बोथ इन डेथ एंड इक्विटी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एफपीआई में डेथ एंड इक्विटी दोनों हो सकता है, और एफडीआई में हमने क्या देखा? इक्विटी रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाता है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। देन देखते हैं 204। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखते हैं ये भी एफडीआई एफपीआई पे ही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर मोर वोलेटाइल देन एफडीआई। कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ये ज़्यादा वोलेटाइल है एफडीआई से। तो ये सही बात है। देन और देखते हैं एफडीआई इन्वेस्टर कैन ईजिली सेल दियर होल्डिंग्स एंड क्विट मार्केट। नहीं, ठीक है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ही। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज सेक्टर स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। उसके बाद एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट। तो क्या एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन जनरल टारगेट करता है कैपिटल मार्केट को? तो ऐसा भी नहीं है। पहले हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देन इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। सो एफडीआई और एफपीआई के बारे में चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई एफपीआई, तो इनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एफडीआई क्या है? तो जब कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में किसी बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट में ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर प्राइमरी मार्केट में होता है, मतलब नए शेयर के मार्केट के ज़रिए ये होता है। ठीक है, नया कैपिटल, इसमें नए शेयर इशू होते हैं और कैपिटल जो है सीधा कंपनी के पास आता है, तो इससे कंपनी नए फैक्ट्रीज या मशीन्स लगवाती है। ठीक है, ये होता है। तो ये पहले आपने देखा प्राइमरी मार्केट, देन आपने देखा न्यू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसमें क्या होगा? मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इन्वेस्टर जो है बड़े शेयर होल्डिंग्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो भी इन्वेस्टर है तो ये बड़े शेयर होल्डिंग्स खरीद कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है और एक्टिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो भी फैसला होता है उन फैसलों में हिस्सा लेता है, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल भी होता है जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर के पास। ये चीज़ आपको याद रखना है। देन ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर कोई यूएस की स्टील कंपनी है तो वो इंडिया के स्टील कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी और मैनेजमेंट के जरिए प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, कमाने की कोशिश करेगी। देन ये लॉन्ग टर्म होता है, ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है और अक्सर इसमें लॉक इन पीरियड होता है। ये जो है एक फिक्स समय तक के लिए जो है यहाँ पे एक शर्त होता है कि इस टाइम तक आप पैसा जो है नहीं निकाल सकते हैं, तो ये लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो वेज टू इन्वेस्ट, आखिर इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं इसमें? तो तीनों तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। शेयर को, या तो आप शेयर को खरीद सकते हैं, या आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, मिलकर काम करना चाहें आप कंपनी के साथ, कंपनी बनाकर वो कर सकते हैं, या अपनी सब्सिडरी मतलब क्या है? सहायक कंपनी, आप वो खोल सकते हैं। तो ये हो गया एफडीआई। एंड अब एफपीआई क्या है? तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादातर क्या होता है? सिर्फ शेयर खरीदना और बेचने तक ही होता है। ये अक्सर सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये होता है। यहाँ पे कोई नया कैपिटल नहीं होता है, इसमें सिर्फ ऑनर्स बदलते हैं। ठीक है, नया पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। देन माइनॉरिटी स्टेक्स, जो इन्वेस्टर है ये सिर्फ थोड़ी सी जो है हिस्सा को खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक होता है और मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? माइनॉरिटी स्टेक होता है। इसमें इन्वेस्टर सिर्फ जो है थोड़ा सा ही इक्विटी खरीदता है, इसमें मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता।
देन प्रॉफिट टारगेट अगर देखें तो इनका मेन गोल सिर्फ शेयर एप्रिसिएशन होता है, मतलब शेयर प्राइस एप्रिसिएशन, कि जो भी शेयर ये खरीद रहे हैं उसका दाम बढ़ जाए। इनको प्रॉफिट से मतलब है कि इसमें जहां इन्वेस्ट किया है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो उनको फायदा है। देन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और लेकिन इसमें जैसे वो FDI स्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता इतना, ठीक है, इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है, ठीक है, जिस वजह से एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी होता रहता है, ठीक है। तो पैसा का एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी मतलब क्या, कि पैसा का रेट, रुपी का रेट जो है बार बार बदल सकता है, तो इससे दिक्कत हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं तो इनको कोई मैनेजमेंट में, मतलब जैसे कि FDI के केस में वो पूरा मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास माइनॉरिटी स्टेक होता है, कोई ऐसा बड़ा हिस्सा वगैरह नहीं होता है। तो ये हमने डिफरेंसेस देखे, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा वोलेटाइल है, सही बात है। उसके बाद FDI इन्वेस्टर कैन ईजिली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट मार्केट, तो FDI नहीं, ये FPI कर सकते हैं। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज सेक्टर स्पेसिफिक, नहीं भाई, FDI सेक्टर स्पेसिफिक है। देन FDI इन्वेस्टमेंट इन जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या है हमारा 204 का आंसर है 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 205। तो 205 में भी कुछ चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं, FDI एंड FPI के जो है डेफिनेशन के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से FDI और FPI को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 10% थ्रेशोल्ड है। 10% थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है कि अगर किसी इन्वेस्टर का स्टेक, मतलब उसका हिस्सा कंपनी में अगर 10% या उससे कम है तो उसे FPI माना जाएगा, ठीक है। FPI कब माना जाएगा, अगर 10% से कम है तो, 10% से कम है तो FPI माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेक जो है 10% से ज़्यादा है, तो अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा, अगर इन्वेस्टर के पास 10% से ज़्यादा इक्विटी है, 10% से ज़्यादा हिस्सा है, तो उसे FDI माना जाएगा। देन अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में क्या है कि किसी भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड नहीं है, हम अनलिस्टेड कंपनी किसको कहते हैं, तो ऐसा स्टॉक मार्केट, ऐसा कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा FDI ही माना जाता है, चाहे इन्वेस्टमेंट कितना भी हो। इसको याद रखना है कि अनलिस्टेड कंपनी में चाहे कितना भी इन्वेस्ट किया गया हो उसको FDI ही माना जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। देन रेजिंग द स्टेक मतलब क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर 10% से क्या कर देता है, कम कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट को, कितना कर देता है, अगर 10% से इन्वेस्टमेंट को वो अगर कम कर देता है तो उसे 1 साल के अंदर अपना इक्विटी हिस्सा बढ़ा करके 10% या उससे ऊपर करना होगा ताकि वो FDI की कैटेगरी में बना रहे, ठीक है। देन अगर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, रेजिंग द स्टेक, कि आप जो भी अपना स्टेक है, जो हिस्सा है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रेज कर सकते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो 10% से कम इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 साल के अंदर जो है अपना जो भी इक्विटी है, हिस्सा है, उसको बढ़ा करके 10% या उससे ऊपर करना होगा, ठीक है, ताकि वो FDI के ही कैटेगरी में बना रहे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इन्वेस्टमेंट FPI ही कहलाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या कहलाएगा, FPI। देन यहाँ पे कंपोजिट कैप्स भी है। तो पहले अलग अलग लिमिट होती थी, पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंपोजिट कैप लगा दिया गया है, ठीक है। कंपोजिट कैप स्पेसिफाई करता है जिसमें FDI और FPI दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद 1 रूट एट ए टाइम, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक इन्वेस्टर है किसी कंपनी में, या तो वो FDI रूट से इन्वेस्ट कर सकता है या FPI रूट से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों रास्ता कर रहा है, एक ही आप जा सकते हैं। आप या तो FDI चुनो या FPI चुनो, आप दोनों नहीं चुन सकते, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक ही रूट होगा। तो अब हम देख लेते हैं, कंपोजिट कैप भी है, हमने ये भी देख लिया। तो अब देखते हैं, अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 10% इन एन इंडियन कंपनी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 205 में कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, तभी तो हम FPI करेंगे। 10 से ज़्यादा कर देगा तो वो तो FDI हो जाएगा, तो ये सही बात है। उसके बाद व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी इज मोर देन 10% इट इज़ ट्रीटेड एज FDI। सिंपल सी बात है और बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। देन कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं FDI और FPI के बारे में। तो FDI जो होता है ना, ठीक है, FDI, गिव मी अ मोमेंट। तो
ये जो FDI है ना, ठीक है, FDI ये क्या होता है, ये नॉन डेथ क्रिएटिंग होता है। नॉन डेथ मतलब क्या है कि ये ज़्यादातर इक्विटी होता है ना, इक्विटी शेयर में ही होता है, तो इसीलिए इस वजह से इसे नॉन डेथ कहा जाता है। मतलब ये बिना कर्ज वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को पैसा वापस करने का बोझ नहीं होता, बल्कि वो बिजनेस में पार्टनर ही बना लेता है, ठीक है। तो ये तो नॉन डेथ हो गया, तो ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है, if an earlier FDI investment more than 10% comes below 10% then it will be treated as FPI। तो इन सारे टर्म को देखना है कि कहीं इंटरचेंज तो नहीं हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर पहले ये FDI था और 10% से ज़्यादा था, लेकिन अब ये 10% से कम हो जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा FPI। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक बार वो FDI में आ गया तो वो FDI ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये गलत है और ये दूसरा वाला क्या है, सही है, ठीक है। तो 206 का आंसर क्या है, सॉरी ये गलत है, 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली सही है। तो यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ को देख लेते हैं कि RBI के मुताबिक है क्या कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक बार FDI बन जाता है तो वो हमेशा FDI ही रहता है। ये जो 10% का एक्सेप्शन है कि अगर किसी वजह से इन्वेस्टर की इक्विटी मतलब उसका हिस्सा जो है 10% से नीचे गिर जाता है, तब भी उसे FDI की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसमें इन्वेस्टर पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसे वापस 10% पर लाया जाए, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि दोबारा से आप इसको 10% पे लाया जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगा FDI की शुरुआत में अगर कोई इन्वेस्टर है 10% से कम इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 साल का टाइम मिलता है कि आप अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो 1 साल के अंदर, कितना टाइम मिलता है, 1 साल, अगर 1 साल के अंदर वो 10% तक पहुंच जाता है तो वो FDI बनता है। और अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बन के रह जाता है, मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरह ही रह जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का कुछ रूल और अप्रूवल भी है। सेबी का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। सेबी का लाइसेंस किसको चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेबी का लाइसेंस चाहिए होता है, जो FPI इन्वेस्टर होते हैं, FPI इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हम देखते हैं FDI में गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है, किसी में अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से मिलता है। देन रिपोर्टिंग टू RBI मतलब क्या है कि अगर FDI और FPI दोनों में क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी का मामला है ना, तो जब फॉरेन करेंसी की बात आती है तो इसके लिए जानकारी आपको RBI को देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा RBI से, लेकिन RBI को आपको बताना पड़ेगा। तो हमने ये देख लिया 206। अब देखते हैं 207, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, FDI रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल और लाइसेंस। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी, ठीक है, कि अगर आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, सेबी से लेना पड़ेगा। कौन केस में लेना पड़ेगा, FPI के केस में लेना पड़ेगा, FDI के केस में तो नहीं पढ़ा था, तो बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, FPI के केस में नहीं है, तो इसीलिए तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है, 1 गलत हो गया। देन दूसरा FPI रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल और लाइसेंस, तो ये सही है, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। देन तीसरा क्या है, FDI एंड FPI बोथ रिक्वायर आप RBI अप्रूवल एंड लाइसेंस। तो यही चीज़ है ना कि हमें यहाँ RBI का अप्रूवल एंड लाइसेंस नहीं, ठीक है, यहाँ लाइसेंस नहीं चाहिए, बस उनको इन्फॉर्म करना होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है 2 ओनली। तो अगर हमने बुक में पढ़ा होगा और अगर हमने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होगा तो हमें क्या लगेगा कि अरे हाँ हमने ऐसा तो कुछ तो पढ़ा हुआ है कि FDI और FPI जो है RBI को कुछ तो बताता है, करता है, तो हाँ अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसी तरीके से ना क्वेश्चन गलत होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे क्या चाहिए, अप्रूवल और या लाइसेंस नहीं चाहिए, बस वो इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, मतलब वो जानकारी देना ज़रूरी होता है RBI को, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया B। देन कुछ और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ों को समझते हैं FDI और FPI में, ठीक है। FDI में क्या होता है कि इसमें हम ऑलरेडी कितनी बार देख चुके हैं कि ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स में होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का मेन गोल क्या होता है, कंपनी की ऑनरशिप होती है और प्रॉफिट में हिस्सा लेना होता है, ठीक है। और FPI के बारे में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, इक्विटी होता है थोड़ा बहुत और बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स जो होता है मतलब कर्ज का पेपर, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे मेनली इक्विटी है और यहाँ पे इक्विटी बॉन्ड्स ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक क्या है।
ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देते हैं। तो इन्वेस्टर अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले वो कुछ चीज़ें को ध्यान रखिएगा ना। अगर दूसरे कंट्री में जा रहा है, इन्वेस्ट करने जा रहा है, आप ही जा रहे हैं, तो आप तो देखेंगे कि उस कंट्री की हालत कैसी है। तो आप पहले देखेंगे वहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ कितना है, ठीक है, क्या देखेंगे, नॉमिनल ग्रोथ। तो अगर कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ मतलब जो रियल ग्रोथ है प्लस इन्फ्लेशन, नॉमिनल ग्रोथ में क्या होता है, रियल ग्रोथ आता है प्लस इन्फ्लेशन आता है, तो वो अगर ज़्यादा है जैसे कि 12% है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से जो है बढ़ने का चांस होता है। तो एफडीआई इन्वेस्टर ऐसे ही हाई ग्रोथ वाली जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ हो रहा हो, ठीक है। देन अब उनको एक और यहाँ पे चक्कर होता है कि इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है। तो एफडीआई इन्वेस्टर चाहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है नॉर्मल रहे, जैसे कि जो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4% रहे या जो भी चीज़ है यहाँ नॉर्मल रहे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उस देश की करेंसी जो होगी, जो रुपये का कीमत होगा, ठीक है, जैसे अगर इंडिया के केस में रुपये का कीमत तो गिर जाएगा, तो जब इन्वेस्टर अपना पैसा वापस निकालेगा तो उसको नुकसान होगा ना। तो वो क्यों चाहेंगे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे, नहीं चाहेंगे, स्टेबिलिटी तो चाहेंगे। देन इंटरेस्ट रेट जो है एफपीआई का, वो देख लेते हैं कि जब एफपीआई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखते हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। मतलब वो कहाँ, अगर ये क्या है, ये तो एक तरीके का, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड में, ठीक है, तो अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई भी यही चाहेगा ना भाई कि मुझे 6% की जगह 8% मिले, 8% की जगह 9% मिले, 10% मिले, वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट खोजेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या होता है। अब इसको समझते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट का अंतर, इंटरेस्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब है कि अगर दो कंट्री है तो दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या फ़र्क है, आप भी देखेंगे ना। अगर आपको करना है तो सपोज दो कंट्री आप लेंगे, आप देखेंगे कहाँ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूएस का, कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट 4% है और इंडिया में 7% है, तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल कितना हो गया, 3% का इंटरेस्ट डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्या हो गया कि ये जो 3% का एक्स्ट्रा ज़्यादा फ़ायदा, जो एक्स्ट्रा फ़ायदा जो है एफपीआई इन्वेस्टर को इंडिया की तरफ खींचता है, तो वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे चलो भाई इंडिया ही चलते हैं, वहाँ 3% ज़्यादा मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है कि एफपीआई को ग्रोथ और इंटरेस्ट डिफरेंशियल दोनों से फ़र्क पड़ता है। मतलब एफपीआई ग्रोथ भी देखेगा और इंटरेस्ट डिफरेंशियल भी देखेगा कि क्या इंटरेस्ट का फ़र्क है। लेकिन एफडीआई इन्वेस्टर ज़्यादा तरफ जो है उसका फोकस रहेगा कि हायर ग्रोथ पर ही फोकस रहेगा कि कौन सी कंट्री में ग्रोथ वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यही तो हमने पढ़ा कि एफडीआई देखेंगे कि किस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है। देन एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज हायर इंटरेस्ट रेट, तो ये भी हमने देखा। देन एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, तो ये भी हमने देखा कि वो देखता है कि दोनों कंट्री में से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मुझे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो दोनों कंट्री का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, वही डिफरेंशियल हो गया। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ठीक है।